नमस्ते मित्रों, जोहार। मैं गंगा माता खोपोली आप सबों के बीच में आज फिर उपस्थित हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में, और आज का वीडियो किन्हीं को समर्पित है। पिछला बार वाला वीडियो जो समर्पित था, पिछले के पिछले वाला, अगर मैं किसी को समर्पित कर रहा हूँ तो मैं वो वीडियो किसी व्यक्ति विशेष को समर्पित कर रहा होता हूँ। इससे पहले जो डेडिकेटेड वीडियो था वो माननीय गीताश्री उरांव जी के ऊपर था, और आज का ये जो वीडियो है, आज ये वीडियो भी एक माननीय के ऊपर है और बहुत गणमान्य माननीय है। और अगर कोई ऐसे ही कि ये छोटा मोटा रहता, आम फेसबुकिया जैसा, आम स्कॉलर जैसा, जैसे कुछ भी पढ़ के लोग कुछ भी बोल देते हैं, उनके ऊपर मुझे वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चूंकि ये काफ़ी पढ़े लिखे और स्कॉलर मुझे लगे, जब मैंने उनका प्रोफाइल देखा तो मुझे लगा कि भाई इनको तो जवाब देना बनता है कि जब इनके जैसे लोग ऐसे बयानबाजी करेंगे मीडिया में आके और एक इंटेलेक्चुअलिटी दिखाते हुए, अपना बौद्धिकपना दिखाते हुए, अपना जो एकेडमिक जो नॉलेज होता है उसकी उल्टियाँ जो कर देते हैं, और उसके नीचे जो रहते अधीनस्थ वाले और हम जैसे कुछ और लोग रहते हैं जो उनकी बातों को पूरा पूरी सच मान लेते हैं, और फिर एक पूरा माहौल को कचड़ा करने में लग जाते हैं। तो उन कचड़ा करने वालों के लिए मेरे तरफ से कुछ तो फिनाइल छिटना मांगता है। वो जो बात बोल रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि वे भारत की बात करा, तो ये जो स्कॉलर है ये पूरे भारत की ही बात कर रहा है। तो मैं इनके पूरे भारत भ्रमण को हो इनके ही नज़रिए से भी दिखाता हूँ। पहले तो जो ये बोले हैं, मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप स्वयं देखिए, मैं भी साथ में देख रहा हूँ। कुर्मी जो अभी जो मांग है आदिवासी बनने की, अगर हम देखें कि आदिवासी बनने के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, इसका ये जो वीडियो कि है, आप 1964 लोगों को में पहले मैं लोकूर सुना रहा हूँ। कमेटी ये ने वीडियो कुछ देखिए। पॉइंट्स निर्धारित किए थे, जिसमें कि 5 पॉइंट जो है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आदिवासी का जो आदिम चरित्र होना चाहिए, प्रिमिटिव ट्राइब होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने क्राइटेरिया निर्धारित किया है वो कहा है एक विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। तीसरा जो क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित किया है, मैं यहाँ रोक रहा हूँ। ये लोकूर कमेटी के बारे में बता रहे हैं। लोकूर कमेटी के जो 5 ट्रेट्स हैं ये उनको बता रहे हैं, ये वही बताएंगे। मैं यहाँ पे इसका वीडियो वो 5 ट्रेट्स वाला मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और इनके फिर मुख्य बातों पे मैं आता हूँ। बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है, पिछड़ापन का क्राइटेरिया है। कहने का अर्थात मतलब ये है कि अन्य समुदायों की तुलना में वह समुदाय आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ हो। ये 5 क्राइटेरिया लोकूर कमेटी ने उस वक्त निर्धारित की थी एक आदिवासी को आदिवासी घोषित करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इन 5 क्राइटेरिया के अलावा अगर हम देखें तो आदिवासी का एक अपना एक मानव शास्त्रीय इतिहास रहा है, एंथ्रोपोलॉजिकल इतिहास रहा है, जहाँ पे वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी उसका रहा है, जिसमें कि वो रेशियली और लिंग्विस्टिकली कोई ना कोई ग्रुप से वो बिलोंग करता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें एक कुर्मी और कुर्मी समुदाय का, तो हम देखते हैं कि उनमें ना तो प्रिमिटिव ट्रेट्स है, ना ही वो डिस्टिंक्ट कल्चर है जिस विशिष्ट संस्कृति है। संस्कृति की में उसमें सारी चीज़ है, जिसमें भाषा, लिपि, उसकी परंपराएं, उसके रीति रिवाज, उसके संस्कार, और कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी का अभाव है। जैसे कि अगर हम देखें मुंडाओं का तो एक मुंडा क्षेत्र है, संथालों का संथाल परगना क्षेत्र है, हो का हो क्षेत्र है,
इस तरह से देखें कि एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, वो चीज़ कुर्मी समुदाय में नहीं है। और अगर हम देखें कि रेशियली हम देखें कि ये पहला पार्ट है वीडियो का, और कुछ मिनट और भी शेष है। अभी मैं आगे इसको प्ले करूँगा, लेकिन आगे इनके कहे गए बातों का पोस्टमार्टम करने के पूर्व मैं इन महाशय का पहले परिचय दे देना चाहता हूँ कि ये आखिर है कौन और मुझे क्यों इसके ऊपर वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो पहले मैं इनका प्रोफाइल आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। आपको ये स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होगा। एक बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं कोल्हान क्षेत्र के, घनश्याम बिरोली जी। उन्होंने इनके बारे में पूरा बायोडाटा लिखा हुआ था, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। वो उनके बारे में क्या लिखे पहले देखिए। नाम है रामचंद्र उरांव, पीएचडी यूजीसी सीनियर रिसर्च फेलो, लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ कंटेम्पररी एंड ट्राइबल कस्टमरी लॉ, करेंटली प्रोफेसर एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची। तो ये भाई साहब एक नेशनल यूनिवर्सिटी में, एक राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में, नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और ये एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप का बंदा है। और कस्टमरी लॉ की बात कर रहे हैं, यानी परंपरागत अप्रथागत जो लॉ हैं उनमें ये रिसर्च कर रहे होंगे। तो कस्टमरी से रिलेटेड बताइए, ट्राइबल समूह को लेके जो भारत भर में हैं समुदाय, उनके कस्टमर या कस्टम्स को लेके, उनके नियम और कानून को लेके ये बहुत सारा रिसर्च कर रहे होंगे। अब ये बता रहे हैं कि जो लोकूर कमेटी का जो 5 ट्रेट है, उस 5 ट्रेट में गिना गिना के बता रहे हैं। अभी ये 1-2 गिना चुके हैं पहले, कि कुड़बी में कोई प्रिमिटिव ट्रेट्स नहीं है। दूसरा ये बता रहे कि इनका कोई स्पेसिफिक कल्चर नहीं है। उसी कल्चर में ये समाहित कर रहे हैं कि इनकी कोई स्पेसिफिक भाषा नहीं है, लिपि नहीं है। और आगे जो ये बात करते हैं कि जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, वो कुड़बियों में अभाव है। ये गिन के बता रहे हैं भाई साहब कि जैसे मुंडाओं का मुंडा क्षेत्र है, संथाल का संथाल परगना क्षेत्र है, हो का हो क्षेत्र है, हो से संबंधित कर रहे कोल्हान को कि हो कोल्हान में है। तो ये 3 जनों का गिनाए कि जिसका मतलब आइसोलेशन ये कर सके, उनको ये गिना दिए। बराबर। मुंडा का मुंडा क्षेत्र है। मुंडा का क्षेत्र कौन सा है? रांची, खुट्टी, सिमडेगा, या वो दक्षिणी छोटा नागपुर के जो जिले हैं वो पूरापुरी, चूटिया नागपुर का क्षेत्र आप देख लीजिए, वहाँ की ये बात कर रहे हैं। तो वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया मुंडाओं का। सबसे इंटरेस्टिंग बात इन्होंने ये बोला है कि जो संथाल लोग हैं, संथाल परगना लोगों का जियोग्राफिकल आइसोलेशन उनका क्षेत्र है। भाई साहब आपने पीएचडी कैसे किया? पहले तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप होंगे इससे पहले, इसके बाद अभी आप हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब क्या है, नेट निकाले होंगे, जेआरएफ निकाले होंगे, अभी एसआरएफ में आए हैं आप, प्रोफेसर है। मतलब बिना कुछ स्टडी किए हुए कुछ भी बोल दे रहा है आपको। डिग्री या आप ऐसे ही लेते जा रहे हैं क्या? या आपको लगता है कि मीडिया में पहली बार आए हैं तो कुछ ज़्यादा होशियार दिखाने के चक्कर में कुछ भी एग्जाम्पल दे देना है आपको? संथाल परगना क्षेत्र में बोलता है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन है उनका। वो ये झारखंड के कौन कौन जिलों में ये लोग नहीं हैं। कंसंट्रेशन आप जहां बता रहे हो संथाल परगना का, आपको पता है कि संथाल परगना में संथाल
लोग कब गए हैं, कितने सालों का वहाँ पे इन लोगों का इतिहास है, संथाल के पहले वहाँ लोग कौन थे, उनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन था। 1855 के पहले कोई तो संथाल परगना नाम का कोई जगह भी था क्या वहाँ पे? 1790 के पहले उधर कोई संथाल था क्या? वहाँ के जो लोग थे मूल रूप से पहाड़िया, खेतोड़ी और घटवाल लोग थे। पहाड़िया लोगों का एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन था। संथाल जब आए तब पहाड़िया लोग अपने छोटे छोटे पहाड़ी तरफ इलाकों में चले गए। अंग्रेज़ों के द्वारा बीरभूम और हजारीबाग से संथालों को बकुड़ा से उठा उठा के संथाल परगना ले जाया गया। वहाँ पे उनको अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वहाँ पे इन लोगों से जंगल साफ कराए गए, क्योंकि संथाल लोग जंगल साफ करने में बड़ा माहिर थे, ईमानदारी से काम करते थे। यही चीज़ अंग्रेज लोग पहाड़िया से कराना चाहते थे। पहाड़िया लोग वो सब नहीं किया, वो लोग विद्रोह कर देता था। लेकिन संथाल लोग बीरभूम, बकुड़ा, हजारीबाग की तरफ से उठ उठ के वहाँ पे गए और इन लोगों ने वहाँ पे अपने जंगल साफ साफ करके गांव बसाए। तो आप ये जो बोल रहे कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया उनका, ये कितने सालों को एक जगह में रहने के बाद आप लोग उसको आदिवासी बोलते हो, और आप जो ये आदिवासी शब्द बार बार यूज कर रहे हैं, आप एक सीनियर रिसर्च फेलोशिप के बंदे हो, आप आदिवासी शब्द का बारंबार आप उपयोग कर रहे हो, संवैधानिक है ये? क्या संथाल परगना में संथाल लोग आदिवासी हैं वहाँ के, जिस जियोग्राफिकल आइसोलेशन की अब बात कर रहे हैं? उनसे पहले उनको भौगोलिक अलगाव का क्षेत्र कहाँ था? वो तो वर्जिन लैंड में जाके अंग्रेजों ने बसा दिया, जंगल साफ करे और रेवेन्यू जनरेट अच्छा होने लगा अंग्रेजों का वहाँ से। वहाँ के जो संथाल परगना के पहले जो था दामिन, ये कोह जगह था, वहाँ के जो राजा लोग थे वो लोग अनुमति ले लेके लोगों को वहाँ पे फिर बैठाते थे और ये अपने ये विलेज फॉर्मेशन का काम करते थे। आपने हो लोगों का बता दिया कि ये जो हो इलाका है कोल्हान का, उनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। हो लोगों से पहले भी वहाँ कोई लोग रहता था, आप थोड़ा पढ़िए सराक लोगों के बारे में। तीसरा जियोग्राफिकल आइसोलेशन आपने किसका बताया? मुंडा लोगों का। तो मुंडा की मैंने आपको चर्चा कर दी। जियोग्राफिकल आइसोलेशन में आज के तारीख में जो लोकुर कमेटी ने जो बनाए हैं ट्रेड, वो लागू है क्या? आपके और एक बात का मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बोला कि विशिष्ट भाषा और उनकी लिपि होनी चाहिए। मैं पूरे देश भर में जाने के पहले आपके झारखंड में ही कुछ आदिवासी भाषाओं का, ट्राइबल लैंग्वेज का और उनकी लिपि की बात कर लेता हूँ, और उनके इन्वेंशन, वो अस्तित्व कब आया उसकी मैं तारीख बता देता हूँ। सबसे पहले जो इस क्षेत्र में जिनकी स्क्रिप्ट डेवलप हुई वो थे संथाल। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का निर्माण हुआ 1925 में। आज़ादी के पहले इनकी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट का इतिहास है। आपके अनुसार जियोग्राफिकल आइसोलेशन को देख ले तो ये भाषा की उत्पत्ति संथाल परगना में होनी चाहिए थी ना। इस भाषा लिपि की उत्पत्ति कहाँ होती है? इस भाषा लिपि की उत्पत्ति मयूरभंज में होती है। मयूरभंज किस कोने पे है और संथाल परगना किस कोने पे है? अब जियोग्राफिकल आइसोलेशन का अनुमान लगा लीजिए। आपने जिस मुंडा की बात करी, उनकी भाषा मुंडारी, उनकी लिपि मुंडारी बानी। स्क्रिप्ट कब आया अस्तित्व में? 1982, आज़ादी के बाद, बहुत बाद। आपने तीसरी जनजाति की बात करी, हो की भाषा हो
लिपि, बारांग छिती। अस्तित्व का इतिहास हम देख रहे तो 1950 यानी आज़ादी के बाद। ये भी तीसरी, जो आप जिस समूह से संबंध रखते हैं, जैसे आपके नाम से ही झलक रहा है, रामचंद्र उरांव, आप उरांव समुदाय से हो। आपकी भाषा कुड़ुख, कुड़ुख की लिपि तोलोंग सिक्की अस्तित्व में कब आया? 1999। और झारखंड सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज कब किया? 2007। इसके अलावे में झारखंड के बाहर जो भारत के ट्राइबल कम्युनिटी में जो सबसे बड़ी आबादी में से जिनकी गिनती होती है, सबसे बड़े आदिवासी समुदाय में, वो है भील। भील लोगों की भाषा भीली, उनकी स्क्रिप्ट है क्या? और भील और भीली में आप जो आगे बोले हो उसके ऊपर मैं भी आऊँगा। अभी आप भाषा पे मैं बात कर लेता हूँ। उनकी भाषा है भीली। भीली की वो स्क्रिप्ट है? नहीं है। भीली गुजराती और देवनागरी में ही लिखी जाती है। वेयर इज स्क्रिप्ट? हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, और एक जनजाति रही वहाँ की, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो समूह है वो है थारू। उनकी भाषा थारू। वो भाषा समूह आती है आपकी इंडो आर्यन फैमिली में, और उसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी। वेयर इज स्क्रिप्ट? सबसे बड़ा जनजाति समूह हिमाचल प्रदेश का, सबसे बड़ा जनजाति समूह पूरे भारतवर्ष का। लिपि किधर है? भाषा की आप बात कर रहे थे ना, लिपि और भाषा की। अब मैं इसके आगे और जाता हूँ, आगे के वीडियो में आपने क्या बोला हो उन बातों का भी जरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। हम देखें कि रेशियली हम देखें कि कोई ना कोई आदिवासी समुदाय किसी न किसी एंथ्रोपोलॉजिकल समूह से बिलोंग करता है। जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो स्टॉक है उससे आप मुंडा हो, संथाल को उसका आप नस्लीय बैकग्राउंड आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से द्रविडियन से आप ओरांव, गोंड इत्यादि आदिवासी समुदाय का एक स्टॉक है जो रेशियली और लिंग्विस्टिकली उस स्टॉक से आते हैं। उसी तरह से आप देखें कि मोंगोलाइट जो एक ग्रुप है जो कि रेशियल स्टॉक है, वहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक जो ग्रुप है इंडो बर्मन ग्रुप है, वो एक आदिवासी ग्रुप वहाँ से उस स्टॉक से आते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में जो आदिवासी समूह निर्धारित किए गए हैं वो इन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। या तो वो किसी न किसी स्टॉक से बिलोंग करते हैं रेशियली और लिंग्विस्टिकली, फिर वो लोकुर कमिटी के जो 5 क्राइटेरिया है उसमें वो फॉल करते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप तुलनात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जो समुदाय है कुड़मी कुर्मी, इनका जो रेशियली स्टॉक है वो इन सब स्टॉक्स में नहीं फॉल करता है, बल्कि वो इंडो आर्यन स्टॉक से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी हमारे पास तथ्य मौजूद हैं, ऐतिहासिक तथ्य जो मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि ये आदिवासी के लिस्ट में नहीं आते हैं। तो इस तरह से कुड़मी और कुर्मी आदिवासी समुदाय में नहीं आएंगे। तो हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि रेशियली और लिंग्विस्टिकली यानी नस्ल और भाषा के आधार पे भारत के जो जनजाति समूह है उसके अंदर में जो जनजाति समूह आते हैं उसमें कुड़मी को फॉल होना चाहिए, तब जाके, या किसी को भी जो नवीन एसटी में शामिल होना चाहते हैं उनको इन सारे ग्रुप्स में फॉल होना चाहिए, तब जाके वो एसटी का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर सकता है। और इसमें कुड़मी कोई फुलफिल नहीं करता है। इन्होंने गिना दिया कि प्रोटो एस्ट्रोलॉइड होना चाहिए, उस स्टॉक में से 2-3 उन्होंने गिना दिए कि जैसे हो है, बुंडा है, संथाल है।
द्रविडियन स्टॉक से गिरा दिया कि उराव है, गोंड है, ठीक है। और मंगलोइड में नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको गिना दिया। उसके बाद इंडो बर्मीज करके जो वही इलाका है, बर्मा से सटे वाले जो इलाके हैं, ठीक है, भूटान उटान का जो इलाका भी है जाता है, तो इंडो बर्मीज वाला, कि ये 4 गिनाया कि इन चारों रेशियल समूह और लिंग्विस्टिक समूह में भी जो फॉल करेगा वही आदिवासी हो सकता है। अब महाशय, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो अगर आप कोई चीज़ रिसर्च करते हैं, मैं अदना सा बालक आपको कुछ आपके ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए, आपके ज्ञान चक्षु को थोड़ा, जो पिपनिया है उसको थोड़ा और इंडारने के लिए कुछ आपको और भी डाटा दे देता हूँ। बड़ी चालाकी से इन्होंने बोल दिया कि जो कुड़वी है वो इंडो आर्यन फैमिली रेशियली और लिंग्विस्टिकली दोनों बिलोंग करता है, अतः ये आदिवासी नहीं हो सकते हैं। तो भाई साहब का थ्योरी पूरा क्लियर है कि जो इंडो आर्यन फैमिली में आते हैं, जिनकी भाषा भी और जिनकी रेस भी, यानी कि आर्यन रेस, वो आदिवासी के कैटेगरी में फिट नहीं बैठ सकता है। भाई साहब, पहले तो मैं आपको रेस की ही बात कर देता हूं। आपका कहना है कि आर्यन लोग नहीं है ना, आप थोड़ा सर्च करिए। जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, डर्ड आर्यन नाम के 7 आर्यन, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया है। फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के गुज्जर, बकरवाल और डर्ड आर्यन, हिमाचल प्रदेश में भी गुज्जर, ये विशुद्ध रूप से शुद्ध आर्यन रक्त हैं और इनकी भाषा भी इंडो आर्यन है। और इसके बावजूद भी ये लोग एसटी में सम्मिलित हैं। और सबसे मज़ेदार बात जो आप जो बोल देते हो कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, चलो उसका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, लेकिन जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, वेयर इज डिस्टिंक्ट कल्चर, ये पूर्णतः मुस्लिम। जो आर्यन लोग हैं, जब जिस रेस की आप बात कर रहे हैं वह नहीं आना चाहिए, वो उनकी भाषा भी इंडो आर्यन है, रेस आर्यन है, और इनके जो कार्य पद्धति है पूरी तरह आर्यन है। इसके बाद भी वो एसटी में सूचीबद्ध हैं। आप क्रॉस चेक करिए इसको। जिस भाषा समूह की आप बात करेंगे लिंग्विस्टिकली वो संबंध रखना चाहिए। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस आप जो एक सबसे बड़ी जो समुदाय भारत में बात होती है, भील समुदाय, उनकी जो भाषा भीली है, जिसकी मैंने स्क्रिप्ट बता दिया कि स्क्रिप्ट नहीं है, वो गुजराती और देवनागरी में लिखी जाती है। और ये बायरेस द्रविडियन होते हुए इनकी भाषा भीली इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये आपका जो क्राइटेरिया बैठा रहे सो बैठ रहे क्या? हटा दें इसको। जिस लिंग्विस्टिक और रेशियली की बात करते हैं, क्या आप पूरे देश की बात मत करिए, अगर पूरा देश की भी बात करेंगे तो 705 या उससे अभी और तो ऐड होते जा रहे हैं। क्या सभी की अपनी भाषा है, सभी की अपनी स्क्रिप्ट है? झारखंड में ही अगर हम अभी की बात करें 32 की, अभी तो 10 और ऐड हो गए हैं, 42 की अपनी भाषा है, अपनी स्क्रिप्ट है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है। आप बता सकते हैं? आप उरांव का ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बता दीजिए तो हमको, आप स्पेसिफिक एरिया बता दीजिए। हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, मेरा महतो सरनेम है और मेरा शकल देख के भी लोग बोल देता है कि ये झारखंड तरफ का महतो है। झारखंड तरफ कहाँ बदलेगा? हम लोग का कंसंट्रेशन तो एरिया पता है भाई। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, ये और उसे भी जो सटे सटे जो इलाके हो जाते हैं, मयूरभंज, केवझर वगैरह, तो अपना इलाका ही बृहद जैसी हमारी आबादी है उस तरह से हमारा फैलाव भी है भाई साहब।
एक डिस्टिंक्ट जगह हम लोग कैद हो जाते हैं, जिसको कि बोला जाता है कि राढ़ क्षेत्र, बिरहत। अब राढ़ क्षेत्र आपके लिए तो राढ़ शब्द ही नया होगा। अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आप राढ़ के बारे में सर्च करिए कि जो कुड़बी है, ये ज्योग्राफिकल जिस आइसोलेशन की आप बात करते हैं, ये आज का ये बंगाल उड़ीसा मत पकड़िए, तो रिसेंट की बातें हैं, रिसेंट में ये सब अलग हुए हैं। हम बिरहत जो राढ़ क्षेत्र है या राढ़ प्रदेश है, राढ़ रीजन है, उस जियोग्राफिकल आइसोलेशन के क्षेत्र में हम हमेशा से सदियों से बिलोंग करते आ रहे हैं। वेरी किसकी बात करते हैं आप? जियोग्राफिकल आइसोलेशन की। आपकी इसी थ्योरी को फिर से आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा बेगा के बारे में। बेगा को कोई एक स्पेसिफिक एरिया बता दीजिए कि बेगा लोग, और चूँकि ये मेजर जो ट्राइब्स इंडिया के मेजर ट्राइब्स में से इनकी गिनती होती है बेगा ट्राइब की, ये रेशियली जो आप बता रहे हो ना उस पर ये फॉल करते हैं, लेकिन इनकी कोई अपनी भाषा है। इनकी जो बेगी करके बैगन करके कुछ भाषा है, एकदम नगण्य हो चुकी, उसका कोई मतलब नहीं है। बैगा लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा बोलते हैं। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो ये बोलते हैं भाषा वो छत्तीसगढ़ी है, जो कि फ्रांसा लिंगवा होती है ना, आम जनसंपर्क की भाषा, वो बोलते हैं, ना कि स्पेसिफिक किसी जाति विशेष वाली है कि भाषा बोलते हैं। कहाँ पे आपकी भाषा भी फॉल कर रहा है। और अभी तो मैंने ये लिस्टेड जो जनजाति समूह हैं मैंने उनकी बात करी है। अभी पूरे भारत भर से कितने समूह एसटी के लिए संघर्षरत है आपको पता है या नहीं है? आपको छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप ही के जो लोग चाय बागान में मजदूरी करने के लिए गए थे, ये छोटा नागपुर क्षेत्र के, वो असम में ओबीसी हैं, और वो असम के जो 5 अन्य जाति समूह के साथ मिलके, अरे ये पूरा जो एक क्षत्रिय है, करीब 35-40 के आसपास में छोटा नागपुर के जो टी ट्राइब है वहाँ पे कंस्टिट्यूट करते हैं, और सबको एक बैनर तले टी ट्राइब या आदिवासी बोल के एक समूह बना दिया। और वहीं के स्थानीय जो समूह हैं असम के, उनके साथ में मिलके 6 समुदाय मिलके एसटी की डिमांड कर रहे हैं, और ये 6 समुदाय वहाँ की ओबीसी लिस्ट में सूचीबद्ध है। वो 5 में से सुतिया, मटक, मोरन, ताई अहोम, कोच राजवंशी और ये आदिवासी, ये 6 मिल के वहाँ पे आदिवासी की डिमांड कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो ताई अहोम है, ये ताई अहोम वही हैं जिनके नाम से असम का नामकरण हुआ है। अहोमों के नाम से असम का नामकरण हुआ है। अब आपको ताई अहोम के बारे में बताने की आवश्यकता हमको लग रही है थोड़ी सी। करीब 600 आसपास के साल में इन लोगों ने असम पे राज किया, पूरे असम को इन लोग एकत्रित किया। ये रेशियली क्या है? ये रेशियली मंगलोइड है, बैरिस मंगलोइड, लिंग्विस्टिकली टाइबेटो बर्मीज। इनकी खुद की अहोम स्क्रिप्ट है, लेकिन अब वो यूज में ज़्यादा नहीं है, और ये असमी स्क्रिप्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं। मणिपुर में जिसके नाम से मणिपुर नाम पड़ा है स्टेट का, वो लोग हैं मिती लोग। मिती लोगों को मणिपुरी कहा जाता है। ये वहाँ के भी पुराने वहाँ के रहवासी हैं, वो बहुत पुराने, मतलब कि ये भी मणिपुर पे राज किए हैं। ये अभी वहाँ ओबीसी में है। ये बायरेस आप जिसको गिरा रहे थे मंगलोइड है। इनकी जो भाषा समूह है वो टाइबेटो बर्मीज में आती है। मिती इनकी खुद की स्क्रिप्ट भी है। तो आप जो ये बता रहे थे फिर मितीज जो ओबीसी में है अभी, और ये जिसको डिमांड कर रहे हैं एसटी की, तो सारा सब कुछ फुलफिल कर रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सब, अभी नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा एसटी की डिमांड हो रही है। अब कुर्मी पे फोकस किए हुए हो,
नॉर्थ ईस्ट और गोरखालैंड, यानी वो भी उधर का हिस्सा हो जाता सटा हुआ सिक्किम वाला। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा हलचल है एसटी में सूचीबद्ध होने को लेके। वहाँ पे पूरे रोड ब्लॉक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट बहुत भयानक हो रहा है कि एसटी में हमें शामिल करो। ये बाय रेस आप देखिएगा तो सभी मंगोलॉइड मिलेंगे और उनकी मैक्सिमम जो भाषा है टाइबेटो बर्मीज और बहुतों के इंडो आर्यन से रिलेटेड मिलेंगे। आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, गोरखालैंड की आप बात सुने हैं। गोरखा के अभी 12 उप जातियाँ हैं जो एसटी के लिए संघर्षरत है। उनको बीजेपी सरकार ने लॉलीपॉप भी दिया था, और ये लॉलीपॉप की बात नहीं है, उनका राइट है। ये भी बहुत दिनों से संघर्षरत हैं। इसलिए संघर्षरत हैं कि इनके ही समूह से टोटल 18 उप समूह थे, और 18 उप समूह में से 7 को एसटी में सूचीबद्ध कर दिया गया है और 11 को छोड़ दिया गया है। नाम सुन लीजिए कौन कौन है। भुजेल, गुरुंग, मांगर, नेवार, जोगी, खास, राई, संवर, थामी, अक्ष और धीमल, ये सारे ओबीसी में हैं। इनकी जो भाषा है मोस्टली कौन सा है, नेपाली है मैक्सिमम, और जो स्क्रिप्ट वगैरह जो बातें बोलते कि दोनों यहाँ पे ये डिवाइडेशन हो जाता है कि ये इंडो आर्यन में लैंग्वेज फैमिली से कोई नेपाली इंडो आर्यन फैमिली में से आ जाता है, और टाइबेटो बर्मीज वाले भी हैं। इनके ही समूह के 11 उप समूह है वो एसटी में है और 11 नहीं है। इनकी डिमांड बहुत तरीके से चल रही है और अलग गोरखालैंड की भी बात हो रही है। हो सके गोरखालैंड अलग हो जाने के बाद ये खुद एक ट्राइबल स्टेट घोषित ना हो जाए, जिसकी प्रबल संभावना है। गोरखालैंड के अरे उत्तर जो बंगाल है वो क्षेत्र, ये तो 11 है ही, और सिक्किम में भी यही 11 कम्युनिटी के लोग भी डिमांड कर रहे हैं एसटी की। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी जो डिमांड है उसके पीछे का रीजन क्या है। इन दोनों का रीजन ये है कि ये 1941 तक में ये हिल ट्राइब थे। जैसे अन्य ट्राइब थे वहाँ के, हिल ट्राइब में जिनकी जनगणना होती थी और जिसका आधार माना गया, जिसके आधार पे उनके ही भाई लोग और अन्य कम्युनिटी के लोग रेशियली लिंग्विस्टिकली सेव होने के बावजूद कुछ एसटी में चले गए, बाकी नहीं गए, उसका डिमांड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमारा सब कुछ तो समान है, हमें क्यों छोड़ा गया। और 1941 तक में ये चाहे मिति की बात हो, चाहे ये गोरखा लोग की बात हो, किरात लोगों की बात हो, ये 1941 में हिल ट्राइब के रूप में सूचीबद्ध थे। आज़ाद भारत में इन्हें बाहर कर दिया गया। उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल ये निश्चित रूप से एसटी में सूचीबद्ध होंगे। और आज ये झारखंड में, जिनकी अब थ्योरिया कहते हैं कि एससी एसटी बन सकता है, ओबीसी एसटी नहीं बन सकता है। आपको आंकड़ा कुछ पता है कि ओबीसी में कितने लोग पहले, तो इसके ऊपर लगे तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि ओबीसी में पहले कितने लोग थे और बाद में एसटी में सम्मिलित हुए हैं। और अभी जो नॉर्थ ईस्ट में जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सभी ओबीसी में हैं। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, जबकि उनको केंद्र सरकार से उनका ड्राफ्टिंग वगैरह हो चुका है, वो भी ओबीसी में और जनरल में कुछ आते हैं। कुछ लोग ये ताना आ जाता है कि कुर्बी बिहार वैसा है, कुर्बी बिहार, जिसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। अरे वही बोलते ये गुजर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एसटी है, और गुजरात राजस्थान में ये
ओबीसी जनरल में आते हैं? पॉसिबल कैसे भाई? एक ही रेस के लोग हैं, भाषा भी सेम ही है, अलग अलग स्टेट में इसका फिर वो कैसे चेंज हो जाता है? तो आपकी ये थ्योरी है कि हाँ ऐसे है वैसे, ये नहीं चलेगा भाई साहब। एक तुलनात्मक अध्ययन आपने इतने सारे करके एक निष्कर्ष दे दिया कि कुर्मी ऐसे आदिवासी नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों ने तो अभी पूरे रिसर्च करके बैठा हुआ है, एकदम से सर्टिफिकेट इशू कर देने में एकदम माहिर होते हैं। मैंने पूरे, आपने मेरे को पूरा रिसेली पूरा भारत घुमा दिया, दिखा के बोल के, अब वही चीज़ को पकड़ के आपके जो बिलो लोग हैं वैसे ही अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारे स्कॉलर ने ऐसा बोला हुआ है। बाकी दुनियादारी का कौन बताएगा? मैं बताता हूँ, मैं ही बताऊँगा, क्योंकि आप लोग बरगलाने के सिवाय कुछ तो आता नहीं है। एक भाई साहब को, और एक जो बड़े विद्वान जन हैं, मैं उनका अगले पार्ट में उनका चरण लूँगा मैं, पीसी मुर्मू। पता नहीं इसका मैंने बहुत खतरनाक टाइप का मैंने इसका फुल फॉर्म रखा था, पीसी मुर्मू। इससे बड़ा अच्छा इनका नाम है प्रेमचंद मुर्मू। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के पहले के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन इसकी संकीर्णता, इसकी लेवल आपके जैसा जो पीएचडी जो स्कॉलर है भाई साहब, आप सीनियर वाले, दया आती है, हंसी आती है। आप लोग कैसे कैसे तर्क देते हैं। संभवतः मेरे इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो थोड़े और बेटर नॉलेज बांटिए सर, एक्सपर्टीज मत बनिए। लोकुर कमेटी के ऊपर बहुत जल्दी रिव्यू होने वाला है, आपको ये भी बता देता हूँ। आज के संदर्भ में 1964 वाला लोकुर कमेटी का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ट्राइब शब्द के ऊपर भी व्याख्या होनी है। शेड्यूल ट्राइब जो चीज़ है उसकी समीक्षा होनी है। तो बहुत कुछ का एक दौर आने वाला है, वो सब कमर कस के रखिए। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ व्यू से, लिंग्विस्टिक व्यू से, और एक सोशली व्यू से, और एक बृहत देश लेवल के व्यू से बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं, समीक्षा होने वाली है। बी प्रिपेयर्ड। और आप अपने फीलों को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अच्छे नॉलेज दें सर, अच्छी जानकारियाँ दें। इस तरह भरमाने का काम मत करें। आपको गंगा मातों का खोपोली से जोहार रहेगा, नमस्ते रहेगा। और तमाम मेरे व्यूअर को अब मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मुर्मू जी को लूँगा मैं। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।